अगर हम 18वीं सदी के भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो शायद ही कोई ऐसा शासक मिलेगा जिस पर इतनी ज्यादा चर्चा या यूं कहें कि इतना विवाद हुआ हो। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के सबसे उलझे हुए किरदारों में से एक टीपू सुल्तान की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक शासक की कहानी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक ही इंसान को आज भी बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। भेड़ की तरह 1000 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह बस एक दिन जीना। क्या बात है ना? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। 1799 में श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान ने सच में इसी सोच के साथ अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। जब ब्रिटिश सेनाओं ने किले की दीवारें तोड़ दी थीं, तो भागने के बजाय वो मैदान में लड़ते हुए मारे गए। और सच कहूं तो इसी आखिरी लड़ाई ने उस मैसूर के शेर वाले मेथक की नींव रखी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस किंवदंती के पीछे की असली सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो इस टाइगर का उदय आखिर हुआ कैसे? देखिए, सत्ता का ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ था। 1751 में जन्म के बाद बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें फ्रांसीसी अधिकारियों ने सैन्य रणनीतियों की ट्रेनिंग दी। जरा सोचिए, महज 16 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ घुड़सवार सेना की कमान संभालना, ये वाकई हैरान करने वाला है। और फिर 1782 में अपने पिता हैदर अली के निधन के बाद सत्ता का ये बदलाव बेहद सुचारू रूप से हुआ। उन्होंने खुद को सम्राट घोषित किया और यहीं से मैसूर की एक बिल्कुल नई दिशा तय हो गई। अब बात करते हैं रॉकेट युद्ध की शुरुआत की, जिसने मैसूर को एक बेहद खतरनाक ताकत बना दिया था। 18वीं सदी के युद्ध के मैदान में एक ऐसा तकनीकी चमत्कार हुआ था जिसने ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के भी पसीने छुड़ा दिए थे। हम बात कर रहे हैं मैसूरियन रॉकेट की। अब रॉकेट को पहले भी होते थे, लेकिन उनमें बांस या कागज का इस्तेमाल होता था। मैसूर की सेना ने पहली बार लोहे के आवरण यानी आयरन केसिंग का इस्तेमाल शुरू किया। बस इस एक छोटे से बदलाव ने रॉकेट के थ्रस्ट यानी जोर को इतना बढ़ा दिया कि इसकी मारक क्षमता सीधे 2 किलोमीटर तक पहुंच गई। ये उस दौर के हिसाब से युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा था। और इसका पैमाना देखिए, 5000। जी हाँ, 5000। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, बल्कि ये उन स्पेशल रॉकेट सैनिकों की संख्या है जिन्हें एक ही समय में मैदान में उतारा जा सकता था। ये कोई छोटे मोटा प्रयोग नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित सैन्य रणनीति थी जिसने दुश्मनों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है। दरअसल इन 18वीं सदी के भारतीय सैन्य रॉकेटों का सीधा कनेक्शन बाद में यूरोप में हुए युद्धों से है। जब अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा किया तो वे इन रॉकेटों को अपने साथ ब्रिटेन ले गए। फिर इन्हीं की स्टडी करके सर विलियम कॉन्ग्रेव ने कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाए। और पता है, इन्हीं कॉन्ग्रेव रॉकेटों का इस्तेमाल बाद में नेपोलियन के खिलाफ हुए युद्धों में किया गया। बिल्कुल गेम चेंजर है ना। खैर, युद्ध के मैदान से हटकर अब आर्थिक चरम सीमा की बात करते हैं, क्योंकि मैसूर सिर्फ हथियारों में ही आगे नहीं था। सैन्य सफलताओं के अलावा ये वो दौर था जब मैसूर राज्य आर्थिक रूप से अपने चरम पर था। उत्पादन और व्यापार में इन्होंने बंगाल सूबे को भी पीछे छोड़ दिया था। इस दौर में कई कमाल के प्रशासनिक काम हुए, चाहे वो खेती को बढ़ावा देने के लिए कावेरी नदी पर कन्नम्बाड़ी बांध की नींव रखना हो, या फिर एक बिल्कुल नया मौलूदी सिक्का और कैलेंडर सिस्टम शुरू करना। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बंगाल से एक्सपर्ट्स बुलाकर पॉलीवोल्टाइन रेशम की खेती शुरू करवाई गई, जो आगे चलकर आज के मशहूर मैसूर सिल्क उद्योग की बुनियाद बनी। और हाँ, चन्नापटना के उन पारंपरिक लकड़ी के खिलौनों को जो संरक्षण मिला, वो तो आज भी कर्नाटक की एक खास पहचान है। और इस आर्थिक तरक्की को समझने के लिए बस इस नंबर पर गौर कीजिए, 5। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक उस युग में मैसूर के लोगों की औसत आय जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर से 5 गुना ज्यादा थी। मतलब लोग सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे थे, बल्कि अच्छी खासी संपन्न जिंदगी जी रहे थे। ये एक बेहद उत्पादक समाज का पक्का सबूत है। लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे पेचीदा और बहस वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक जटिल धार्मिक विरासत। इस शासन के विरोधाभास हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों में बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ ऐसे बहुत से दस्तावेज और शिलालेख हैं जो बताते हैं कि 1556 से ज्यादा हिंदू मंदिरों जैसे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को दान दिया गया और पूर्णैया जैसे हिंदू मंत्रियों को ऊंचे पदों पर रखा गया। श्रृंगेरी मठ की रक्षा के लिए लिखे गए उनके पत्र भी इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्रोतों में कुछ विशिष्ट समुदायों के खिलाफ गंभीर उत्पीड़न के पक्के सबूत भी मिलते हैं।
जैसे कि मेलकोटे में 1200 से ज्यादा अयंगार ब्राह्मणों का नरसंहार और कुर्र के करीब 40,000 कोड़ावा लोगों को बंदी बनाकर उनका जबरदस्त धर्मांतरण करवाना। ये दोनों ही बिल्कुल विपरीत पहलू ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। अब इतिहास कैसे लिखा जाता है ये देखना भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। शुरुआती ब्रिटिश लेखकों के वृत्तांतों में टीपू को एक बेहद धार्मिक रूप से असहिष्णु तानाशाह के रूप में दिखाया गया है, लेकिन कई आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है कि उन ब्रिटिश अधिकारियों ने बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। क्यों? ताकि वे मैसूर के खिलाफ अपने सैन्य अमलों और कब्जे को दुनिया के सामने सही ठहरा सकें। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की किताबों में पूर्वाग्रह यानी कि बायस कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अब बात करते हैं उनके अंत और आज के समय में उसकी गूंज की। 1799 का चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध उनके लिए आखिरी साबित हुआ। अपने ही कुछ खास मंत्रियों के धोखे के बीच टीपू सुल्तान किले की रक्षा करते हुए मारे गए। यहाँ एक बड़ी ही अजीब और दिलचस्प बात बताऊं, उनके महल में एक लकड़ी का यांत्रिक बाग था जिसे फ्रांसीसी इंजीनियरों ने बनाया था। ये बाग एक ब्रिटिश सैनिक को निगलते हुए दिखाई देता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे जीत की ट्रॉफी के रूप में कब्जे में ले लिया और ये आज भी ब्रिटेन में रखा है। और अंग्रेजों के लिए ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में टीपू की मौत की खुशी में बाकायदा एक सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया था। आज 200 से भी ज्यादा साल गुजर जाने के बाद भी अलग अलग राजनीतिक दल और देश इस विरासत को बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक नजरिया उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी मानता है। उनकी तस्वीर भारत के मूल संविधान में शामिल है। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी तारीफ की थी और यहां तक कि पाकिस्तान में भी उनके सम्मान में नौसेना के एक जहाज का नाम PNS टीपू सुल्तान रखा गया है। वहीं दूसरा नजरिया पूरी तरह से इसके उलट है। ऐसे कई समूह हैं जो उन्हें एक क्रूर शासक मानते हैं। इसी ऐतिहासिक विवाद की वजह से हमने कर्नाटक जैसे राज्यों में टीपू सुल्तान जयंती को रद्द होते और भारी हिंसक विरोध प्रदर्शन भी देखे हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। 18वीं सदी के युद्ध और विजय की क्रूरताओं के सामने आज के आधुनिक समाज को तकनीकी नवाचार की प्रतिभा को कैसे तौलना चाहिए? इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है ना, ये हमेशा ग्रे के कई शेड्स में होता है। एक ऐसा शासक जिसने रॉकेट साइंस और इकोनॉमी में शानदार काम किया, लेकिन जिसके राज में गहरी क्रूरताओं के भी पक्के सबूत हैं। हम इन विरोधाभासों को कैसे देखते हैं? क्या हम पूरी जटिलता को स्वीकार कर सकते हैं? इन ऐतिहासिक विरासतों के बहुआयामी स्वभाव पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।